हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, कैपिलरी राइज। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज को स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ड्रॉप, कैविटी और बबल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे फर्स्ट तो ड्रॉप, कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेयर है, स्फेयर मतलब जो फुटबॉल है, फुटबॉल का शेप कैसा होता है? स्फेयर के जैसा। तो अगर हमारे पास एक स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर एक बहुत छोटा सा स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर पूरा अगर लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर पूरा वाटर अगर भरा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वाटर ड्रॉप, या लिक्विड की वो क्या है? ड्रॉप। अब कैविटी क्या है? कि हमारे पास एक कंटेनर था, एक बहुत बड़ा बर्तन था, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और हमने देखते हैं कि उस वाटर के अंदर कभी कभी एयर के बबल्स बन जाते हैं, एयर के छोटे छोटे स्फेयर बन जाते हैं। उसके अंदर एयर के क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे स्फेयर। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि आइट साइड तो पूरा क्या है? लिक्विड है, वाटर है, और बीच में एक छोटा सा स्फेयर है जहाँ पर क्या है? एयर। तो इसको हमने क्या कहा है? कैविटी। फिर उसके बाद बबल। बबल में क्या होता है कि जैसे हम बचपन में वो जो डिटर्जेंट वगैरह के घोल में बनाकर बबल्स उड़ाते थे, कि उसमें हम एक जो हमारी विसल एक वो काड़ी होती थी, उस काड़ी को हम डुबाते थे और उससे बबल्स बनाते थे। वो बबल्स में क्या होता है? बाहर भी एयर, अंदर भी एयर, और बीच में लिक्विड का सरफेस। ये पूरा बाहर तो क्या है? एयर है। उसके अंदर भी क्या होती है? एयर। सिर्फ एक लेयर होती है, वो किसकी लेयर होती है? लिक्विड की लेयर। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? कि वाटर ड्रॉप में सिर्फ एक इंटरफेस होता है, कि बाहर क्या है? एयर, अंदर क्या है? लिक्विड, और ये लिक्विड एयर इंटरफेस है, सिर्फ एक ही सरफेस होता है। कैविटी में भी सिर्फ एक ही सरफेस है, कि बाहर क्या है हमारा? लिक्विड, अंदर क्या है? एयर। तो ये सिर्फ एक ही सरफेस है। लेकिन बबल में क्या होता है कि यहाँ पर है एयर, फिर यहाँ पर है लिक्विड, फिर यहाँ वापस क्या है? एयर। तो ये तो एक इंटरफेस तो ये वाला हो गया, ये वाला इंटरफेस एयर लिक्विड इंटरफेस, कि यहाँ पर है लिक्विड, यहाँ पर क्या है? एयर। तो ये एक इंटरफेस हो गया, एयर लिक्विड इंटरफेस। एक और इंटरफेस है, एक ये वाला और ये वाला, कि ये जो है यहाँ पर फिर से अंदर है एयर और बाहर क्या है? लिक्विड। तो बबल में दो सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, जबकि कैविटी और ड्रॉप में सिर्फ एक इंटरफेस होता है। अब इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले जो टॉपिक था हमारा ड्रॉप एंड बबल, उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, कैविटी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर हम अंदर से देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को अगर हम अंदर से देख रहे हैं, तो ये इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। कि इसका जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। कि ये जो शेप बन रहा है, अगर अंदर से देख रहे हैं तो ये थोड़ा नीचे धंसा हुआ है, तो ये जो थोड़ा नीचे धंसा हुआ है, अगर हम अंदर से देख रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। और ये जो बाहर से है, बाहर से हमें यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें उभरा हुआ दिख रहा है, तो बाहर से ये जो शेप है इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। अंदर से अगर देख रहे हैं तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इसका शेप कैसा है? कॉनकेव के जैसा। बाहर से अगर देख रहे हैं तो इसके शेप को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। ठीक है। अब हमेशा कॉनकेव शेप में, कि कॉनकेव वाली जो साइड है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में प्रूफ करके भी बताया था कि यहाँ अंदर वाली साइड हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। मतलब यहाँ वाली साइड प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा। यहाँ अंदर प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा। चाहे अंदर लिक्विड हो या एयर हो, कुछ भी हो, इधर वाली साइड क्या रहेगा? प्रेशर ज़्यादा। यहाँ अंदर वाली साइड मतलब कॉनकेव वाली साइड, हमेशा कॉनकेव वाली साइड क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है। अब इसमें हमने सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है? एक बहुत ही छोटी नैरो ट्यूब है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही छोटी नैरो ट्यूब है। तो यहाँ पर हमने एक नैरो ट्यूब बनाई। अब अगर उस नैरो ट्यूब का जो थिकनेस है वो अगर हमारे
हेयर की थिकनेस के इक्वल है। कि अगर हमारे पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब की थिकनेस कितनी है, हेयर के जितनी है, तो हेयर को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिला। हेयर को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिला। तो वहाँ कैपिला से ही हमारा क्या वर्ड आया, कैपिलरी। कि अगर हमारे पास कोई हेयर की जितनी थिन क्या है, अगर एक ट्यूब है तो उस ट्यूब को ही हमने क्या कहा है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक थिन है। अब उस बहुत छोटी है, बहुत थिन ट्यूब है, लेकिन हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, हमारे समझने के लिए उसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बना रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत छोटी बनाई है, लेकिन वो इतनी चौड़ी रहती है कि नहीं, वो बहुत ही थिन रहती है। इस ट्यूब के दोनों एंड्स क्या है, खुले हैं। यहाँ पर से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है। इसको हमने एक विसल के अंदर डाल दिया। इसको किसके अंदर डाला, एक विसल के अंदर। उस विसल में क्या भरा हुआ है, वाटर। उस विसल में क्या भरा हुआ है, वाटर। ये जो ट्यूब है बहुत ही छोटी है, लेकिन हमारे समझने के लिए, हमने एक्सप्लेनेशन के लिए इसको थोड़ा सा जूम करके बनाया है। ठीक है, अब हमें पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये जो ग्लास है, ग्लास पर ये जो वाटर है कुछ इस टाइप से ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर ग्लास पर इस टाइप से वाटर क्या चढ़ जाता है, थोड़ा सा ऊपर, तो उसका सरफेस कुछ इस टाइप से है। अब जो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब में सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर जो लिक्विड है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो लिक्विड यहाँ पर होना तो इस पोर्शन पर चाहिए था, लेकिन इस पोर्शन पर ना होते हुए वो थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता है। यहाँ तक हमारा लिक्विड आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर इस पूरी जगह ऊपर तो क्या है, एयर। यहाँ पर हमारा क्या है, लिक्विड। यहाँ पर सब जगह लिक्विड या हमारा वाटर है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, एयर है। यहाँ पर एयर है। अब हमने क्या कहा कि कॉनकेव साइड हमेशा क्या रहता है, प्रेशर ज़्यादा। तो इस अंदर वाले प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई, और बाहर वाले प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ओ। ठीक है, या पी नॉट से। अब देखो, ये कॉनकेव साइड है। अगर हम यहाँ से देखें तो मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इधर वाली साइड, तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव साइड। तो कॉनकेव साइड प्रेशर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर, अंदर वाले प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई। और उसके अपोजिट साइड, कि इसके बाहर, इसके बाहर, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट से। तो पी नॉट हमेशा क्या रहेगा, कम। तो कॉनकेव वाली साइड हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ बाहर प्रेशर, यहाँ बाहर प्रेशर कम। कि ये देखो कि यहाँ ये इस डायरेक्शन में हमारा अपना बबल कंप्लीट कर रहा है या केविटी कंप्लीट कर रहा है। तो इस साइड की ये केविटी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव। तो मतलब इधर कॉनकेव वाली साइड प्रेशर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा। तो उसके बाहर, केविटी के बाहर, मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कम। तो हमें ये नहीं जाना है कि एयर है या लिक्विड है। सीधी सी बात है कि जो भी हमारी केविटी है, ड्रॉप है, उसके कॉनकेव वाली साइड प्रेशर ज़्यादा और बाहर वाली साइड प्रेशर कम। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। अब हमने पढ़ा था कि प्रेशर डिफरेंस, इसके पहले वाले टॉपिक में, ड्रॉप्स एंड बबल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ड्रॉप्स एंड बबल्स, अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। उसमें हमने निकाला था प्रेशर डिफरेंस, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कितना निकाला था हमने, 2s, कितना निकाला था, 2s अपॉन, बोलो क्या आया था, 2s अपॉन आर। कि पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 2s अपॉन आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ केविटी। कि ये जो बबल है या ये जो केविटी, इसका रेडियस, ठीक है, इसका ये रेडियस है आर। अब देखो यहाँ पर पी आई क्या है, केविटी के अंदर का प्रेशर, और पी नॉट क्या है, केविटी के बाहर का प्रेशर। लेकिन यहाँ पर इस पूरी जगह पर तो क्या है, एयर है, यहाँ पर पूरा तो क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ये पी आई ही किसके इक्वल रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। पी आई किसके इक्वल रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। इसलिए इस पी आई की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, पी ए। पी आई के स्पेस पर हमने क्या लिख दिया, पी ए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, एटमॉस्फेयर। तो इसलिए पी आई के स्पेस पर हमने क्या लिख दिया, पी ए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहेगा। तो पी आई की स्पेस पर लिख दिया पी ए इसको। अब ये आर जो है, आर क्या है, रेडियस ऑफ केविटी। की ये जो केविटी बनी, ये जो कॉनकेव शेप बना, इस कॉनकेव शेप को अगर हम एक कंप्लीट करें तो हमारा एक स्फेयर बन जाएगा। तो उस स्फेयर का रेडियस, अब ये हमारी ट्यूब है,
कैपिलरी ट्यूब की ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है, अब इस ट्यूब का भी कुछ रेडियस होगा। ये जो हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब का भी क्या रहेगा, रेडियस। तो ये है हमारी ट्यूब का रेडियस। इस ट्यूब का रेडियस ये कितना हमने कंसीडर कर लिया, ए। ट्यूब का रेडियस हमने कितना कंसीडर किया, ए। अब यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कि लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एंगल होता है, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ। तो देखो ये है हमारा आर, ये है ए, ये है हमारा सॉलिड का सरफेस, ये क्या है हमारा सॉलिड का सरफेस, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है तो हमें तो पता है कि ये इसका क्या है, रेडियस। ये उस हमारी ट्यूब, इस ट्यूब के रेडियस को हमने कितना कंसिडर किया है, ए। तो ये जो ट्यूब का रेडियस है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। होगा क्या कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो बचा हुआ एंगल है, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल कितना है, ये एंगल फिर से कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल देखो, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर के ऊपर ये क्या था, हमारा टेंजेंट। तो स्फेयर के ऊपर, रेडियस के ऊपर, कि अगर हमारे पास कोई भी अगर सर्कल है उसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये था हमारा टेंजेंट और ये है रेडियस। तो इस टेंजेंट और रेडियस मतलब इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया, ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया कितना है, कैपिटल ए। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री की इक्वल रहेगा। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मतलब ए प्लस ये कितना है, 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया ए। तो ए प्लस ये कितना, 90 माइनस थीटा, किसके इक्वल रहेगा, इन दोनों का सम 90 के इक्वल रहेगा। 90 से 90 कैंसिल, थीटा यहाँ माइनस में, उधर जाकर प्लस। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा। मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आ गया हमारा, थीटा आ गया। आ गया क्या, थीटा। बस हमें यही फाइंड आउट करना था कि ये एंगल मतलब हमारे ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ कि जो हमारा सिर्फ जो काम का था वो हमने बना दिया। तो ये है हमारा आर, ये है ए, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब जिसको लगता है कि यार ये तो बहुत हाई लेवल का है, मेरे समझ से बाहर की है, थीटा कैसे आया, तो उनके लिए है इजी, कंसिडर कर लो ये एंगल कितना है, थीटा। वो कैसे आया होता हमने बता दिया। लेकिन किनको लगता है कि नहीं यार ये मेरे लेवल का नहीं है, तो वो ये कंसिडर कर लो कि ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा, तो ये ए, ये क्या हो गया, ये है हमारा बेस। तो बेस की स्पेस पर मैंने लिखा ए अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये जो आर है, आर क्या है, हाइपोटेनियस, तो ये लिखा आर। तो आर यहाँ डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा। कि ये नीचे था इधर आकर ऊपर, ये ऊपर था इधर आकर नीचे। तो आर किसके इक्वल है, ए अपॉन कोस थीटा के इक्वल। मतलब इस आर के स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन कोस थीटा। तो पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s होल अपॉन, आर के स्पेस पर क्या लिखेंगे, ए अपॉन कोस थीटा। इतना क्लियर है। देखो अब ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर। जो भी थर्ड नंबर पर होता है अपोन में, जो थर्ड वाले अपोन में होता है वो कहाँ जाता है, फर्स्ट पर। जो थर्ड वाले अपोन में होता है वो कहाँ जाता है, फर्स्ट पर।
तो पी ए माइनस पी नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s अपॉन ए, ये आ जाएगा ऊपर। तो कोस थीटा हमारा कहाँ आ गया ऊपर, कि ये कोस थीटा कहाँ आ गया ऊपर। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पास्कल्स लॉ में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ अपना वाला अजीज़ बोहरा। उसमें हमने पढ़ा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसी के सीध में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं अगर हम बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। तो पॉइंट ए पर तो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, एटमॉस्फेयर। तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब पी ए के इक्वल। तो अगर पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पॉइंट बी पर भी प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ तक हमारा लिक्विड राइज हुआ है, तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट बी की जो हाइट है वो कितनी कंसीडर कर ली, h, ठीक है। अब ये सब हमारा कोई काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर कि अंदर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड कितना है प्रेशर हमारा, P नोट। अंदर वाली साइड का प्रेशर हमने यहाँ का कितना कंसीडर किया है, P नोट। तो ये जो P नोट है, P नोट से लेकर बी तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने, इस हाइट को कितना कंसीडर किया, h, ठीक है। तो हमें पास्कल्स लॉ से पता है, क्या पता है, या प्रेशर डिफरेंस से पता है कि पी ए माइनस पी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। कि अगर इस पॉइंट बी पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है तो पी बी, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते पी बी। तो पी बी माइनस पी नोट इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो जी एच। या इसको और थोड़ा सा इजी वे में लिखें कि अगर किसी पॉइंट बी पर प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो प्रेशर पी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर प्रेशर कितना है अंदर वाली साइड, यहाँ पर प्रेशर कितना है पी नोट। तो पी नोट प्लस कितना डेप्थ में आए हम, एच डेप्थ में आए, तो प्लस रो जी एच ये रहेगा। लेकिन पी बी तो किसके इक्वल है, पी बी का ही प्रेशर इस पॉइंट ए के प्रेशर के इक्वल रहेगा, और पॉइंट ए का प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी बी की स्पेस पर ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी ए। ये पी नोट यहाँ पर माइनस में इक्वल टू के इधर प्लस में इक्वल टू के इधर आकर माइनस इज इक्वल टू रो जी एच। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, रो जी एच इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2s। तो ये मैंने लिखा 2s कॉस थीटा अपॉन ए के इक्वल। अब ये रो और जी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी ए, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हमारे पास s जी रो जी ए और कॉस थीटा की वैल्यू है तो हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो कितना राइज होगा, कि ये एच क्या था कि लिक्विड कितना राइज हुआ, कि इतना तो पहले से लिक्विड था ही इस पॉइंट तक तो, लेकिन ट्यूब की वजह से इतना लिक्विड एच हाइट तक राइज हो गया, तो कितना राइज होगा ये हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर ए क्या है, ए इज़ रेडियस ऑफ ट्यूब। तो अगर ए की वैल्यू कम रहेगी, ए क्या है, ट्यूब का रेडियस। तो अगर ट्यूब का रेडियस कम रहेगा तो हाइट क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के रूट्स में भी इतनी ही कैपिलरी के साइज़ की बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स होती है, उनका रेडियस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ट्यूब्स के अंदर वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर तक उसके लीव्स तक चले जाता है, क्योंकि लीव्स तक अगर वाटर नहीं पहुंचेगा तो वो ज़िंदा रह पाएगी क्या, नहीं रह पाएगी। तो इसलिए रूट से लेकर उसके अंदर बहुत बारीक बारीक कैपिलरी ट्यूब्स होती है, उसका रेडियस बहुत छोटा होता है, इसलिए वो 10 मीटर 20 मीटर तक के जो हमारे ट्रीज़ है उन तक ऊपर तक पूरा वाटर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहती है। अब अगर हम इसकी बात करें, वाटर की बात करें, कि अगर हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है,
कैपिलरी ट्यूब, उसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया कितना है 0.05 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना है 0.05 सेंटीमीटर। तो इतना रेडियस है। अब ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हमें क्या लिखना पड़ेगा 0.05 इंटू 10⁻⁻²। सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻², और मीटर एज इट इज़। ठीक है। फिर उसके बाद एस क्या है सरफेस टेंशन। एस क्या है सरफेस टेंशन। तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद रो, वाटर के लिए रो की वैल्यू, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3। ठीक है, kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद जी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ बचा क्या, थीटा बच गया, कितना है। ठीक है, तो ए हो गया, रो हो गया, जी हो गया। ठीक है, बस अब कुछ बचा है क्या। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं बचा। तो ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि अगर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए। ठीक है, कि इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, लेकिन कब, जब हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए। तो हाइट मैक्सिमम कब रहेगी, जब इस कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू, सिंस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री। क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब थीटा कितना होगा 0। क्योंकि कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है 1। कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हमारे पास प्योर वाटर है, तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कितनी होती है, इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू होती है 0। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये पोर्शन हो जाएगा 1। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी ए। तो हमें h की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो h की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और cos की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब थीटा कितना हो, जब थीटा होगा 0। तो cos 0 इज इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब कि ये अगर हमारा क्या है, ये अगर हमारा, ये है हमारा सॉलिड, तो ये सॉलिड, तो वाटर कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, कि ये हमारा क्या ट्यूब, वो ग्लास की हमने बनाई है, तो वाटर का कुछ इस टाइप से वाटर होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और वाटर के कांटेक्ट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब उनके बीच का एंगल 0। बिल्कुल कॉर्नर पर वाटर ऐसा होना चाहिए, ऐसा, और फिर इस टाइप से, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा, कि ये सॉलिड का सरफेस और यहाँ पर वाटर भी बिल्कुल ऐसा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। दोनों की डायरेक्शन सेम, तो एंगल 0। ठीक है, तो अगर एंगल 0 है तो h की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अब बाकी सभी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 तो एज इट इज़, एस की वैल्यू कितनी है 0.073। तो 0.073। रो की वैल्यू कितनी है 10⁻3। जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.05। यहाँ मैंने लिखा 0.05 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये 2 इंटू 0.073 अपॉन 10⁻3 इंटू 9.8 इंटू 0.05 इंटू 10⁻², ये लिखा हुआ है। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएंगे 2 0 के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 0 आ जाएंगे। यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 10। इसी टाइप से यहाँ से पॉइंट के बाद कितने 0, 1 2 3 0। तो यहाँ पर भी हम लगा देते हैं कितने 0 इसके मल्टीप्लाइड में। ठीक है, कितने 1 2 3 0। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितने 0 इसके मल्टीप्लाइड में 1 2 3 0। तो इन 3 0 से ये 3 0 तो क्या हो गए कैंसिल। अब वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 इंटू 73, तो कितना हो जाएगा 146।
ठीक है। फिर उसके बाद ये है 98 इंटू 5, 98 इंटू 5 कितना हो जाएगा 490, ये 10⁻3, ये 10⁻−2। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन, तो 10 इंटू ये तो कितना हो गया 490 हो गया, 98 इंटू 5 कितना हो जाएगा 490, 10⁻3 और 10⁻−2 कितना हो जाएगा 10⁻1, ये होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 146, इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या 49, 490 है तो 419 को हम 49 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस 10 की पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसकी पावर है 1, तो पावर 1 तो पावर्स का फिर से एडिशन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 146 49 इंटू 10⁻2, तो ये 10⁻2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−2, तो 146 इंटू 10⁻−2 अपॉन 49। तो अब हम 146 को 49 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी 2.98, ठीक है, बुक में भी यही वैल्यू आ रही है, हाँ 2.98, और मल्टीप्लाइड में क्या है 10⁻−2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई एच की, कि एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये किस में रहेगा, ऐसा यूनिट क्या है मीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे मीटर, कि एच मतलब इतने मीटर तक हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा। अब 10⁻−2, 10⁻−2 का मतलब ही क्या होता है सेंटी, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2.98 सेंटीमीटर, मतलब 2.98 सेंटीमीटर तक वाटर राइज करेगा। कब, जब हमारी ट्यूब का रेडियस कितना हो 0.05 सेंटीमीटर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।